पूर्ण हिस्सा है जो वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए है। अब दूसरी अहम बात यह है कि वक्फ के लफ्जी मायने क्या है। वक्फ वो चीज होती है जिसका कोई वारिस नहीं, अपनी विरासत कोई दाखिल नहीं कर सकता। लेकिन अभी मौजूदा सरकार ने इसका जितना भी हिस्सा है वो हिस्सा लोगों के बीच में इस किस्म से प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये सारा का सारा मुसलमानों के इख्तियार का है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा हर हुकूमत में रुतबा रखने वाले उन शख्सियत के चेलों को बिठाया जाता है, और वो जो चेले हैं इसके असल मकसद से हट करके जमीनों को लीज पर ले रखा है, जिसकी वजह से आज तक मुसलमानों का इसका फायदा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वक्फ ये हमारी शरई एतबार से हमारा हक है, और आर्टिकल 26 जो संविधान में है उस संविधान के हिसाब से हमारे को हमारे मजहबी प्रैक्टिसेस करने के लिए जो आजादी दी गई है उस आजादी को खत्म करने के लिए इस किस्म के कानून को नाफिज किया जा रहा है। अभी जिस तरीके से हम जानते हैं कि मदारिस से पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनके बच्चे मकतब वगैरह में पढ़ते हैं, तो उनके पास एक छोटी सी डायरी दी जाती है, और उस डायरी में जब बच्चे मकतब में नहीं होते हैं, मकतब के बाहर रहने वाले बच्चों के लिए यह कहा जाता है कि आप 5 वक्त की नमाजें पढ़े हैं या नहीं, उसको टिक करके लाना होता है। उसी तरीके से एक बचकाना जो बिल है, इस बिल में उस बचकानी हरकत को शामिल किया गया है, और यह पूछा जाएगा कि अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब आप प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप 5 साल मुसलसल नमाज पढ़े। बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार हमसे नमाज का हिसाब लेगी, तो मैं ये मुतालिबा आज इस धरने आंदोलन के माध्यम से करूंगा कि जिस तरीके से आप एक कलेक्टर डिप्यूट करते हैं, जिस तरीके से आप पुलिस अधिकारी डिप्यूट करते हैं, जिस तरीके से गवर्नेंस चलाने वाले अधिकारी डिप्यूट करते हैं, उस तरीके से मुसलमानों के नमाज का जायजा लेने के लिए भी एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो अधिकारी मुसलसल मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर उनको पाबंद करे और वैसे मुसलमानी की वक्त में शमूलियत कर ले। यानी कि आप ये बात को सोचिए कि जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से आपको भटका करके आपके जो इख्तियारात हैं उसको खवानीन की शक्ल में पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से बोर्ड का एक सेक्शन है 40, उस 40 सेक्शन के तहत वक्फ बोर्ड को ये इख्तियारात थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी कौन सी है उसको डिक्लेयर करने के सेक्शन 40 के तहत इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन उस इख्तियार को खत्म करने की कोशिश इस वक्त बिल में हो रही है। इसलिए जरूरी है कि हम इस कानून की पुरजोर मुखालिफत करें। और दूसरी बात यह है, जबकि हम अरे सर उसका आवाज बढ़ाओ जी, अजहर सर। हाँ। और दूसरी बात यह है, अभी बड़ी सिंपल सी बात खत्म करके मैं दूसरे मेहमानों को बोलने के लिए मौका दूंगा। दूसरी बात यह है कि हम दक्कन स्टेट में रहते हैं जहां पर निजाम की हुकूमत थी। आज से 1940 में मीर उस्मान अली ने, जिस वक्त उसको यह पता चला कि मेरे स्टेट में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जब यह हुकूमत को मालूम हुआ तो मीर उस्मान अली ने 1940 में एक कानून पास किया जिसमें तंबाकू के ऊपर उन्होंने 3 गुना टैक्स लगाया। तो ये, जबकि आपको निजाम की औलाद बोलकर गाली दिया जाता है, निजाम की प्रॉपर्टी को हथियाने का काम जो सरकार कर रही है, ये हम फर्क आज देख सकते हैं कि निजाम ने तंबाकू का सेवन रोकने के लिए 3 गुना टैक्स लगाया, और अभी की मौजूदा फडणवीस सरकार बियर की बिक्री कम होने पर चिंतन के लिए अधिकारियों को वहां पर नबूद की। वहां
अधिकारियों के जरिए से यह सोचा जा रहा है कि बियर की बिक्री कम क्यों हुई। हमारा टैक्स बढ़ाने के लिए बियर के ऊपर चिंतक बैठक लेने वाली यह सरकार, उसने ये कभी नहीं सोचा कि हमारा कल्चर मराठी खत्म होते जा रहा है और हमारे बहुत सारे मराठी स्कूल पट संख्या कम होने की वजह से बंद हो रहे हैं। तो उनको बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं है कि हमारे मराठी स्कूलों को फिर से आबाद करने के लिए चिंतन बैठक लगाए। साथियों, मैं आपको इस धरने के माध्यम से ये बात बताना चाहूंगा और मेरे तमाम हमवतनी भाइयों को यह बात बताना चाहूंगा कि खबर वहां औरंगजेब की नहीं खोदी जा रही है, खबर आपकी और हमारी खोदी जा रही है। क्योंकि पिछले अधिवेशन में औरंगजेब का मुद्दा खड़ा करके एक भी ऐसा डिसीजन बताइए आप जिस डिसीजन के तहत आम आवाम का फायदा हुआ है। बिल्कुल आपको भटकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, आपको गलत तरीके से बार बार रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे भाईचारा आपका कम हो। आप लोग ये बात जानना चाहिए, नागपुर में जो बाबा ताजुद्दीन की दरगाह है, अगर वहां पर कोई गए होंगे तो आप देख सकते हैं कि वो पाटिल घराना जिसने बाबा ताजुद्दीन की हिफाजत की थी, आज तक उस मिल्कियत पर बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की पूरी मिल्कियत उस पाटिल घराने में है। ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने से आज भी 25 दरगाहें ऐसी हैं जो 6 कोल्हापुर में है, आतरा अमरनेर तक जो फैली हुई दरगाहें हैं, वैसे 25 दरगाहों का पूरा इख्तियार जो है हमारे भोसले परिवार के पास है। जब वक्त पर उनका कंट्रोल हो जाएगा और उस पर जब तुम मुसलमानों से नमाज का हिसाब पूछोगे तो वो हिंदू भाई जो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब को बरकरार रखे हैं, उनसे जिस वक्त आप हिसाब पूछोगे, इस हिसाब में वो तो नमाज पढ़ने वाले नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? आप इस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज से हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर रहे हैं। मुसलमानों के खैरख्वाही का नाम लेकर के आप मुसलमानों की खैरख्वाही का नाम लेकर के मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो उनका हक है, जो मौलिक अधिकार है, और वो चीज जो मजहबी प्रैक्टिसेस का हिस्सा है और जिसे इस भारत के संविधान ने इख्तियारात दिए हैं, आप उन तमाम इख्तियारात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन ली जाए, वरना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 महीने का पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। हम मुसलमान होने की गर्ज से पूरे दुनिया के मुसलमान जो प्रैक्टिसेस में अपने प्रॉपर्टीज को वक्फ करते हैं, उनके इख्तियारात को बहाल करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए हम सरकार को आज इस धरने के माध्यम से अलर्ट करना चाह रहे हैं, चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप 2 महीने इस पूरा अमन आंदोलन से सबक लें, सीख लें और बिल को वापस करें, वरना ईद उल अजहा के बाद जिस तरीके से हमारे कायदीन अगर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इस मुल्क में अगर हमारे मजहबी प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाता है, हमारे शरई मसलों को खत्म किया जाता है और हमारे उलमा अकाबिरीन अगर इस चीज का ऐलान करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम सरकार इस बात को जान ले कि आपकी गोलियों के सामने हमारे सीने खड़े होंगे, आपकी गोलियां खत्म होंगी, लेकिन हमारे सीने थकने वाले नहीं है। इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको जाना है, कल्याण पाटिल साहब को जाना है, हाँ? तो मैं कांग्रेस दम आ रहा है और कितना बोलना, अच्छा तो मैं यहाँ पर आया 1 मिनट आया। हाँ हाँ हो
नहीं, यहाँ से बोले ना वो सबको देख सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन हो सकता है, ऐसा बोलना है। बैठो तो जी। हाँ, जब तक तैयारी होती है अपन घोषणा देंगे और ताकत से देना है। संविधान संविधान वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान। सव्वा तीन तक आतो ना, तर दो ले लेंगे। हो, पण असं जायचं ठरलंय हो। हेलो हेलो हेलो, संविधान हेलो, बोलून जाओ नंतर। आज के इस धरना आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तालुका प्रमुख आदरणीय मेरे मित्र कल्याण जी पाटिल साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। बैठू, मैं इधर बैठू ना, अच्छा हो जाता है। हाँ, चलता है। आज उदगीर में वोट बिल के खिलाफ में जो धरना आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है, उस सब साथियों में आज हम यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। माध्यम से इस देश की सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो देश में तानाशाही चालू है उसके खिलाफ में आवाम है, और इस धरना आंदोलन के माध्यम से जो कोई मायने नहीं रखता वो बिल संसद में पास किए जा रहे हैं। और हमारे नेता खड़गे जी ने बोला भी कि भाई ऐसी कैसी क्या नौबत आई है कि रात के 2 बजे तक संसद चालू रखने की बात चल रही है। इससे क्या होगा, क्या फायदा इस बिल से? इस बिल से किसी को कुछ फायदा नहीं है। इनके मन में एक खौफ है, सही बोले तो इस हिंदुस्तान में एक खौफ फैलाना देना चाहते हैं और अपनी सत्ता हमेशा बचा के रखना चाहते हैं। ये सरकार चाहती है, लेकिन ये वक्त बिल का अगर किसी ने सही तरह से उसे पढ़ा है, सोचा है, तो देखा है कितने सालों से वक्त बोर्ड चलता आया है देश में, अमन चमन सब यहाँ पर देखा तो हिंदू मुस्लिम सब भाई एक तरह से अच्छी तरह से इस देश में रहते। फिर भी हर बार 2014 से सेंटर में बैठी ये सरकार किसी मुस्लिम कौम को, कभी दलित कौम को, कभी हिंदुओं को भड़काकर अपनी सत्ता चलाना चाहती है। हम मिलकर, सब मिलकर, जो सेकुलर लोग हैं सब मिलकर इस बिल का हम निषेध करते हैं। आने वाले लोगों को मेरा कहना है कि जब भी कुछ गलत हो रहा है तब भी आप एक जगह आ रहे हैं और बात के बारे में, सोच के बारे में, विचारों के बारे में मंत्र्यांच्या दरबारला गेले, नायब तहसीलदारला जब भी कोई इनको सपोर्ट कर रहा है उनको आप सेंटर में बैठी हुई सरकार है, ना हिंदुओं की है ना मुस्लिम की है, इन खुद सत्ता की सरकार है। अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान कर बेच कर बाहर जाने वाले लोग आज सत्ता में है बोले तो गलत नहीं होगा, ये लोग है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये बिल जो पास किया गया है उसका हम पूरी कांग्रेस ने उसका खिलाफ किया है, इसका विरोध किया है। हम भी उदगीरकर बोल के और एक कांग्रेसी बोल के इस बिल का विरोध करते हैं। हम सब आपके साथ में हैं। आने वाली ताकत अगर आप लगाएंगे
तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई बिल नहीं है कि बिल बनना किसके वजह से, लोगों के लिए कोई संसद में कानून बनता है, और वो लोगों को अगर पसंद नहीं है तो वो संसद को भी लोकशाही मार्ग से वो वापस लेना पड़ेगा। हम तुम मिलकर इसके खिलाफ में लड़ेंगे और ये बिल वापस करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं अपने दोस्तों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। दादा तुम्ही बोला ना, 2 मिनिट बोलो, विरोध सांगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि एक तो कड़ी धूप है और ये बहुत लंबी लड़ाई है, तो अपने तबीयतों का ख्याल करते हुए थोड़ा सा अंदर आ जाएं। छांव में इधर जगह है, इधर आसानी से बैठ सकते, इधर आ सकते हैं। हमको बिल्कुल रास्ते पे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देना है। थोड़ा सा आगे आगे हो जाओ। मैं इसके बाद अशोक भाऊ से गुजारिश करूंगा कि आप अपना यहाँ पर मार्गदर्शन करें। हाँ, धन्यवाद। कुछ देने का पूरा टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ, सब बात ही हो रहे खाली। न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना प्राण बलिदान दिया, उन सभी महापुरुषों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो वक्फ बोर्ड का जो कानून 2025 बना, उस कानून के तहत जो वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, उस जमीन के बारे में जो कुछ मसला चल रहा है, तो ये केवल मात्र मुस्लिम समाज के लिए भविष्य है। देश में 2014 इस भारत देश में सभी आदिवासी परेशान है, ओबीसी परेशान है, सभी परेशान है, और ये सारे जो मसले निर्माण हो रहे हैं इसकी जड़ कहाँ है? तो ये जड़ हमें पता होना चाहिए। इसकी जड़ है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन के माध्यम से ये सरकार और कानून बनाकर समाज को परेशान हैरान करने का कार्य कर दिए। इसलिए हम लोगों को सभी माइनॉरिटी को साथ लेकर अगर हम संघर्ष करते हैं तो सभी लोगों के एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, ईजेटी और जो माइनॉरिटी है, जो बहुजन समाज की माइनॉरिटी है, इन माइनॉरिटी को साथ लेकर हम अगर इस आंदोलन का आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही ताकत से हम सफलता हासिल कर सकते हैं, और ये करना ही चाहिए। क्योंकि आज भारत देश में जो कानून व्यवस्था है, जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र का जो मूल ढांचा है वो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय पर आधारित है। परंतु आज की तारीख में सभी को परेशान है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ये जो 2025 वक्फ बोर्ड का कानून बनाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं, स्वीकार करते हैं और भारत सरकार को विनती करते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। साथियों, इसके बारे में हमने कल 9 अप्रैल को पूरे 32 राज्यों में 625 जिलों में जेल भरो का आंदोलन किया, और जेल भरो आंदोलन के माध्यम से हमने राष्ट्रीय लेवल के बड़े मुद्दे 4 रखे थे। एक मुद्दा था ईवीएम मशीन, दूसरा मुद्दा था ओबीसी जाति न्याय जनगणना, तीसरा मुद्दा था किसानों की एमएसपी उनको बहाल करनी चाहिए, चौथा मुद्दा था जो बौद्धों के विरासत का मसला चल रहा है, अभी वहां पर भी कब्जा करे हुए बैठे हैं,
तो उसको मुक्त करने का आंदोलन, ऐसे राष्ट्रीय लेवल के बहुत बड़े मुद्दे थे। और हम 32 राज्यों में से 700 से आगे जो जिले हैं उसमें से 625 जिलों में हमने जेल आंदोलन किया और सफलता भी मिली। हम लड़ाई वक्फ बोर्ड का मुद्दा उसमें था, 2025 वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा था जेल भरो आंदोलन में। परंतु जिस संख्या में हमने ये लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई को साथ देने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का, किचन मोर्चा का, जैन मोर्चा का, लिंगायत मोर्चा का, भारत मुक्ति मोर्चा का, बहुजन क्रांति मोर्चा का, सभी संगठनों को साथ लेकर हमने इस देश में हम ये लड़ाई लड़े, आगे भी लड़ेंगे। और आपने यहाँ पर मुझे मेरी बात रखने के लिए, यहाँ पर आदिवासी भी परेशान है। आदिवासियों की जमीन जंगल हड़पने का कार्य सरकार कर रही है, क्योंकि 6ठी और 5वीं सूची में कहा गया है जो आदिवासियों की जमीन जंगल है उसको राज्य सरकार को लेने का अधिकार नहीं, भारत सरकार को लेने का अधिकार नहीं है। ये सारे प्रोविजन संविधान में है। आज मैं जो यहाँ बात रख रहा हूँ ये संविधान के कलम नंबर 19 की देन है और इसके माध्यम से हम संगठन बना सकते हैं, संगठन को संबोधित कर सकते हैं, हमारे मूलभूत अधिकारों को लोगों को बताकर जगाकर हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। यह अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे यहाँ पर कुछ बातें रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आभार, धन्यवाद। और ये 2025 वक्त बिल जो बना है उसका हम जाहिर तौर पर विरोध करते हैं, धिक्कार करते हैं। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाव। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो संविधान, संविधान। मैं इसके बाद ज्येष्ठ समाजवादी नेता आदरणीय रंगा राचौरे साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमको मार्गदर्शन करें, सविस्तर मार्गदर्शन करें। मोकळा आहे गोष्ट मला जरा हिंदीमध्ये थोडं एवढं स्पष्टीकरण करता येणार आहे। मी मराठी मुद्दाम बोलेन, तुम्हाला समजेल। बोर्डाचं जे बिल आलंय त्याच्यात मूळ उद्दिष्ट सरकारचे काय आहेत ते आपल्याला समजायला पाहिजे। त्यांना या देशातल्या कशावरच प्रेम नाहीये। या देशात केंद्रस्थानी बसलेल्या सरकारला या देशातल्या सरकारच्या संस्थाच्या व इतर मालकीच्या सर्व जमिनी हडप करायच्या। त्याचं कारण असं, 1940 साली गोळवळकर गुरुजींनी आम्ही आमचे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य नावाचं एक पुस्तक लिहिलं। त्याच्यात माझ्यापाशी आहे त्याचे ती पान त्याचं कापलेलं, त्याच्यात त्यांनी असं लिहिलं, जेव्हा केव्हा आमची सत्ता येईल, 1940 साली लिहिलेलं पुस्तक, जेव्हा केव्हा आमची सत्ता येईल त्यावेळेस देशातल्या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या, राज्य सरकारच्या मालकीच्या आणि इतर ज्या संस्था आहेत त्या मालकीच्या सर्व जागा, जमिनी काही ठराविक लोकांच्या, 2-3 लोकांच्या हातात द्या। 95% त्याच्यात आहे, 95% लोकांना भिकारी बनला, म्हणजे वर्षानुवर्ष पुढची 1000 वर्ष सत्ता तुम्हाला चालवतात। त्याच्यात खाली ते द्यायचं लिहिलंय, जे कोणी ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि दलिताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी जर लढत असेल आणि तशी लोकशाही या देशात येणार असेल तर मी पुढचे 1000 वर्ष इंग्रजांचा गुलाम राहायला तयार आहे। हे सारे शब्द गोळवळकर होते। त्याच्यामुळे हे लक्षात आल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की ही राज्यसत्ता करायचं काय।
8 दिवसापूर्वी 8 ते 10 दिवसापूर्वी सैन्याच्या मालकीची 13,000 एकर जमीन अदानी ते योग करायचा बाबा काय त्याचं नाव रामदेव बाबा आणि ते आता श्री कोणीतरी आहेत त्याला या 3 लोकांना 13,000 एकर जमीन दिले सैन्याची. या देशाच्या सर्व जमिनी ठराविक माणसाच्या खिशात घालायच्या आणि हे तर सरळ दिसलं. देशातल्या जमीन करणे हडपाच्या विरोधात करा हिंदू सारे एकत्र येऊन लढतील म्हणून त्याला मुस्लिम हिंदू रंग दे. मुसलमान हिंदू आत्ता लोकांमध्ये भ्रम आहे. इथं उभारलेल्या किंवा बऱ्याच लोकांच्या मध्ये भ्रम होता. मला काल चर्चा झाली आज सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलं वक्फ बोर्ड लोकांच्या जमिनी टाकल्या. आमच्या जमिनी सरकारच्या कस काय गेल्या. अरे म्हणलं यार ज्या मुस्लिम माणसांनी जमिनी दान दिले त्याच्यामधले बोर्ड तुमच्या मालकीचं नाही आणि इतर लोकांनी बी दिले. समजा त्यांनी असं सांगितलं की कुण्या हिंदू माणसाला आता त्या बोर्डाला जमीन देता येणार कुणाला दुसऱ्याला कुणाला द्यायचं. माझी जमीन माझ्या मालकीची आहे. मी कुणाला दान द्यावं माझा अधिकार आहे ना. तू कोण सांगणार मी कुणाला द्यायला पाहिजे कुणाला न द्यायला पाहिजे. सर्व अर्थाने आपल्याला नियंत्रित करायचं सर्व बाजूने एकत्रित करायचं ना. आपल्या देशामध्ये गेली 50 वर्षापासून देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हे हिंदू राष्ट्र बनवायची इच्छा घेऊन सातत्याने प्रयत्न करत होते. त्यांचं स्वप्न भंग झाल्यापासून या देशामध्ये धर्माचे आंदोलन आणि धर्मद्वेष पसरवायचा प्रयत्न करतात. हे त्याचं परिपाक. आपण कुठं आलो आता इतर संविधान जिंदाबादच्या घोषणा ऐकायला लागले की तुम्हाला मी खरंच सांगतो मला हसू आलं. खरंच आपण संविधान राखायच्या लायकीचे आहोत का हे स्वतःच आत्मपरीक्षण करायची वेळ आहे. अरे पैसे देऊन आपल्याला जिथे इलेक्शन मध्ये विकत घेतला चाललाय तिथं संविधान वाचणार कसं काय हे बघा. कसं वाटलं. ही लढाई एक पक्ष काँग्रेस विरुद्ध बीजेपी नाही आहे. ही लढाई कोणता पक्ष विरुद्ध दुसरा पक्ष नाही आहे. या देशाची लढाई या देशाची हुकुमशाही सत्ता विरोधात नागरिक आहे तरच ही लढाई जिंकता येईल नाही तर नाही. करेक्ट. आपल्याला पण लक्षात यायला पाहिजे. मुस्लिम प्रश्न उभारला की मुसलमानांनी एकत्र यायचं. आदिवासी असला की आदिवासीने उभं राहायचं. परभणीला की दलिताच्या पोराला लागलं की दलित संघाचा पत्र काढायचं. माझा काही संबंध नाही. माझा काही संबंध नाही अशी अवस्था. जेव्हा लोकांना शेजाऱ्याला एक गोष्ट सांगितली जाते एका माणसाला मारणारा म्हणून दुसऱ्या 4 माणसाला सांगायला गेलं तर ते म्हणजे मला का करायचं. जे झुंड टोळी असते ती एकाला मारते बाकीच्या 3ला काय करायचं नसतं. दुसऱ्याला मारते बाकीच्या 2ला काय करायचं नसतं. दोघातल्या एकाला मारते मागच्या दुसऱ्याला काय करायचं नसतं. शेवटचा जो असतो त्याला वाचवायला सुद्धा कुणी येत नाही. हे वास्तव आहे देशात. धर्मात जाती पंथात दलितामध्ये आपापसात सगळ्या वाटणी करून दे. काही देश पसरलाय बिलाच्या पाठीमागांचा हिंदू आहे. बिल आता अंमलबजावणी लगेच NRC झाली का नाही. NRCचा कायदा केला का नाही. अंमलबजावणी होते का नाही होत. करायचं नव्हतं मारामारी होते. देशात पैस पसरू दे. शेतकरी कायदा माघारी घ्यावा लागला. या सरकारनंतर 14 नंतर असे कित्येक कायदे झाले की त्याची अंमलबजावणी होती. म्हणून लोकसत्तेने परवा आगलेला एक लिहिला. अजून एक दुसरं काहीतरी आणून लोकांच्या मध्ये द्वेष पसरवायचा प्रयत्न. हे द्वेष पसरवायचं हिंदूला मुसलमानापेक्षा बाजूला करायचं का. अहो ते तिथं खाली पानपट्टी आहे का. तिकडे त्या पानपट्टीवाल्यांनी इकडे कुठली प्लॉटिंग पाहिलं तिथे टाकलं हे बी टाकलं. कुणालाही माहित नसतं. कुठे टाकलं काहीच माहित नसतं. आता तुम्ही बघा म्हणलं रस्त्यावर इथून तिथून मुसलमानाच्या पानपट्ट्या त्याचा लोक दिल्याचं काही समजून कशाची काही जोडायचं. आणि बरोबर हे त्यासाठी संघाचे कार्यकर्ते गल्लोगल्ली घराघरात जाऊन काल त्या सोनाराच्या दुकानात बसणाऱ्या माझ्या मित्राला दुसरे RSSचं पोरगा येऊन सांगते
या बिलाच्या बाजूला बोलून आणि त्या घरात घुसून जागा घालून तुमचे पैसे घेऊन जाते. जर या देशाचा पंतप्रधान तुमचं मंगळसूत्र घेऊन जाईल बोलत असेल तर ते पोट दुसरं काय म्हणतात. बरोबर. आपल्या इथं झालं का नाही? या सत्तेला इतका मान झालाय, काम करायची गरज नाही, पैसे वाटा 1000 रुपयात मत मिळते लोकांना म्हणतात घ्या आपल्या सत्तेवर या. हे झालंय का नाही? झालंय का नाही? आज आपण ज्याला हुकुमशाह म्हणतो त्याला आपल्यापैकी लोकांनी मतं दिलेत का नाही? दिलेत का नाही? ज्याला पुरोगामी म्हणून निवडून आला पुन्हा निवडणुकीला उभा आपल्यातलेच लोक त्याच्या खांद्यावर घेऊन फिरले का नाही? हे सारे त्या मानसिकतेचा परिणाम. आपल्याला अलग फरक पडायचा, व्यक्तिगत सुखसोयी उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न करायचा आणि सत्ता काय हुकुमशाही ठेवायची, हे आपल्यावर आलेलं सर्वात मोठं खेळ. मग बोर्डामध्ये परवा एक आपला त्याची जी काही कलमावर चर्चा झाली ते कलम साऱ्यात महत्वाचं आहे. ते असं म्हणाले त्याच्यात मोकळी असलेली जमीन बघा जी वापरत नाही ती बोर्डाची जमीन सरकार विकेल आणि त्या विकलेल्या जमिनीतून मुस्लिम महिलांच्या उच्चारीकरणासाठी गरीब मुसलमानाच्या हितासाठी पैसा वापर. कुणाला विकणार? अदानीला? अंबानीला? अरे तुझ्या अंबानीचं घरवर बोलणाऱ्या जमिनीवर आहे, तुझ्या अंबानीचं घर ते एवढंच नाहीये. हिंदू बांधवांना तुम्ही असले तर ऐका, महाराष्ट्रातल्या साऱ्या प्राथमिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा अदानीला देऊन टाकल्या. महाराष्ट्र सरकारने ठराव घेऊन आज तुम्ही त्या मुसलमानाची जमीन असेल तर तुमच्या शाळा गेल्या, इकडे मुसलमानाच्या मागे आपल्याला लावायचं, आपल्या शाळा अदानीला. हे डाव आहे, ही त्याची रणनीती आहे. आणि हे रणनीती केवळ मुसलमान एकत्र येऊन आणि मला तुम्हाला शारीरिक विनंती करायची की ह्या विरोधाचा लढा उभा करायचा झाला तर जास्तीत जास्त हिंदूंचा सहभाग आमच्यासारख्या अजून कुणाचा जे येतील त्यांचा वाढवणं हवं. नाहीतर हे मुसलमानाचं आंदोलन मला वातावरण निर्माण झालं तर हिंदी येते म्हणून आम्ही एवढे भ्रष्ट एवढे क्रूर आणि एवढा नकारात्मक बनलोय की या देशाचं संविधान वाचणं शक्यच नाही. तुम्ही किती गोष्ट मला असं सहज एकदा एक दलित मुलगा हात लावून संविधानानंतर हात कापून टाकतो, रामदास आठवलेचं भाषण, आणि संविधान लिहिणाऱ्या पक्षात मंत्री रामदास. मी गावात असं बोलताना म्हणालो की संविधानाचं कसं आहे, पहिला आमच्या घरात कणी राहायची त्याच्यात जवारी राहायची, वात्रट पोरं घरात राहायची म्हणून ती लिपण लावायची. पण ते वात्रट हुशार होते का मोदी, त्याने काय केलं, कणीच्या लिपणाला हात लावायचा नाही, खाली भोग पाडायचा जवारी काढून घेऊन संविधानाचे सर्व अधिकार भोग पाडून घेऊन पत्ता पण लागला गेला. त्याच्यामुळे उगाच खुश होऊ नका, ते पुस्तक शिल्लक काढून काही शिल्लक राहिली नाही. आता महाराष्ट्र सरकार कायदा आणतंय, आता हे पोलीस तुम्हाला पुढचा तो कायदा पास झाल्यावर बसू पण देणार नाही. हे कायदा पास झाल्यावर तुमच्यावर डायरेक्ट ट्रान्सपोर्टवरचा खटला भरता येतो, महाराष्ट्राच्या संरक्षणाचा कायदा येतो. आता किती जणांना माहित आहे? इथून पुढे तेच मोर्चा काढू शकतील ज्याला 5-6 महिने जेलमध्ये जायची तयारी राहील, तेच मोर्चा काढू शकतील. आजचा कायदा आहे, बिल येते ते कशासाठी येते? ते बिल काय एकट्या मुसलमानासाठी आहे? मग हे सारं करताना आपण गप्प बसतोय. ऐन लोकसभेला जेव्हा त्यांना वाटलं की या देशातली जनता जागृत झाली, त्याच्यानंतर झालेल्या सर्व विधानसभेच्या निवडणुका पैशाच्या आणि चोरांनी मतदान करण्याच्या जीवावर पोलिसच्या गाडीत पैसे वाटलेत निवडणुकीत, पोलिसांच्या गाडीमध्ये काही ठिकाणी काय करणार होतो? कुणाला तक्रार करणार? तक्रार घेणाऱ्यांच्या मतपेटीचे पेपर आहे, तुम्ही कुणाला तक्रार करणार? एवढी सारी यंत्रणा सुप्रीम कोर्टापासून आज एका हायकोर्टाच्या बाईचं जी रिटायर झाली जज, तिचं पत्र आले फेसबुकवर. ती म्हणजे माझ्या
माझ्या पूर्ण नोकरीच्या आयुष्यामध्ये असा काळ मी कधीच बघा की दबावाखाली निर्णय बदलावे लागतात जजला. शांतिभूषण जाहीरपणे सांगते 9 करोड रुपयाला एक निर्णय विकला गेला, ज्यांना सही करावी लागली, जाहीर सभेत सांगतात त्याच्यावर केस करायची हिंमत नाही कोणी सरकार. काय होत आहे, ही लढाई फार मोठी आहे. हे निमित्त मिळाले गल्ली गल्लीत जावं लागेल. मी अहमदला असं सांगेन की केवळ मोर्चा दिसून आहे, तर रोज गल्लीत मिटिंग ठेवा, रोज वेगवेगळ्या ठिकाणी तिथल्या सवर्णांना बोलवा. यापुढे काय होणार आहे ते आतापासून समजावून सांगा. ही लढाई सांस्कृतिक आहे. उच्चवर्णीय विरोध इतर जातीच्या संबंधात. काल बघा, आज फुलेचा चित्रपट येणार होता, फुलेवर चित्रपट येणार होता. तुम्ही म्हणता मुसलमानांनाच करता येईल गोष्ट. महात्मा फुलेचा चित्रपट येणार होता, तर त्या चित्रपटाला विरोध करणारा मोर्चा पुण्यामध्ये काढला गेला. आणि काय घोषणा झाल्या, परशुराम जिंदाबाद, बाजीराव पेशवे जिंदाबाद आणि हिंदू जिंदाबाद. म्हणजे हे जे सारं चाललंय ते एकट्या मुसलमानाच्या संमतात नाही. हिंदूला अजून त्याला लॉलीपॉप केलायचे हिंदू कोणी बी. आणि जेवढे उच्चवर्णीय ब्राह्मण आहेत त्या काळात त्यांनी औरंगजेबाला, जे औरंगजेबाच्या नावाने आता तेल लावून बोलतायत, त्यांनी जिजिया कर लावल्यानंतर औरंगजेबाला पत्र दिलं होतं, निवेदन दिलं होतं, आम्ही ब्राह्मण आहोत, आम्ही हिंदू नाही, आम्हाला जिजिया कर लावला जाऊ नये. हे पत्र आहे. तेव्हा कुठे गेलं, जेव्हा जसा असेल तसा सत्ता वापर करते. उच्चवर्णीयांना या देशातल्या अल्पसंख्याकाला संविधानाने मिळालेले सर्व अधिकार हिसकून घेऊन पुन्हा एकदा ठराविक लोकांच्या हातात सत्ता देऊन राज्य करायचं आहे. म्हणून बाबासाहेबांनी सर्वस्व पणाला लावून त्या बिचाऱ्याचे लेखणे वाढले की आपल्याला आपल्या भांगडीत खिशात पैसा नको, बँकेत नव्हतं. त्यांचं नाव इंतकाल झाला तेव्हा त्यांना त्यांचे अंतिम संस्कार करायला त्यांच्या बँकेत अकाउंटवर पैसे नव्हते. जगजीवन रामने 5,000 रुपये दिले त्या काळात. हे ज्यांनी सर्व पणाला लावून दिलं, संविधान आपल्याला दिलं ना, पण 1000 रुपये काय लावलं, एवढे बेश्रामध्ये नालायक लोक. मग आपलं संविधान शिल्लक राहील कसं राहील? त्याच्यामुळे खरंच मला असं तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की हा मुद्दा समोर घेऊन लढाई सत्ता विरुद्ध नागरिक अशी आहे. आणि आपल्याला नागरिक बनून लढवायच्या, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना दलित, ना कुणी, तर या देशाचा नागरिक म्हणून ही लढाई लढवायची आहे. या लढाईला मी तुम्ही म्हणाल तसा सक्रिय आणि म्हणेल तिथं माझा सर्वोच्च पाठिंबा आहे. मी जास्त वेळ घेता बसवराज पाटील आले, ते पण बोलणार आहेत, एवढं बोलून मी माझं संपवतो. जय. खूप खूप धन्यवाद दादा. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक उत्तम वक्ता म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, आपल्या तालुक्याचे सुपुत्र आदरणीय बसवराजजी पाटील नागरकर साहेबांना विनंती करेल की आजच्या या वकील विरोधी धरणे आंदोलनामध्ये आपण मार्गदर्शन करा. सभी हाजिर यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों, रंगा जी ने अपनी तफसील से तकरीर अपने सामने रखी है. मैं लंबी तकरीर नहीं करने वाला, मगर न मैं यहाँ मुसलमान के तायद में आया हूँ, न मैं हिंदू बन के आया हूँ. मैं एक भारत का नागरिक बन के यहाँ आया. ये आंदोलन कौन कर रहा मुझे मालूम नहीं, मगर जिन्होंने भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून बनाया वो हिंदुस्तान विरोधी है. उनके खिलाफ लड़ने के लिए मैं आया. बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी अब 71 साल की उम्र होगी, न कोई इलेक्शन लड़ूंगा, न मैं कहीं खड़े होऊंगा. तो कोई ये भी अंदाजा लगा सकता है कि ये राजनीतिक
मफाद के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मगर मैं हाथ जोड़ के, कोई पत्रकार मेरे दोस्त मित्र होंगे, हर चीज को राजनीति से मत सोचिए। इससे बढ़कर भी एक इंसानियत है, और सबसे बढ़कर हमारे हिंदुस्तान में सबसे अगर बढ़कर क्या है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिए, वो हमारा कानून है, हमारी भारतीय घटना है। आज हम क्यों लड़ रहे हैं? कानून ने जो अधिकार हमको दिया है, हमारे कानून ने जो हमको सिर्फ बनाने के लिए दिया है, उसके खिलाफ तुम जात के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। एक तरफ मैं सुबह डॉक्टर साहब वगैरह आए थे, कुछ नाराजी की बातें भी बताया डॉक्टर साहब को। मैं बोला रंगा जी को भी बुला लीजिए अच्छी तरह से, वो भी ये विचारधारा के। तो डॉक्टर साहब आप हमको शिरकत कर लिए, इसमें बुला लिए, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। दाढ़ी मैं भी रखता हूँ, मगर दाढ़ी में फर्क करने वाले बहुत दाढ़ी वाले हैं। आप वो छोड़ के हमको एक नागरिक समझ के बुलाए, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो भाइयों, अपने को लड़ना है कि ये जो इनकी जहनियत है। मैं एक सादी मिसाल देता हूँ, किसी भी देश की उन्नति होना है तो कोई भी तबका अगर परेशानी में है तो देश की उन्नति नहीं होती। जैसे अपन मिसाल के तौर पे मराठी में नकुर्ड बोलते, उंगली को कोई दर्द होगा तो पूरे बॉडी में पेन होता है। अगर इस देश का 25 करोड़ 30 करोड़ जो भी मुसलमान है, उसको दर्द देके हिंदुस्तान तरक्की पे लेके जा सकते हैं क्या? नहीं लेके जा सकते। अगर हिंदुस्तान में शांति अमन रखना है, हिंदुस्तान को तरक्की पे लेके जाना है, तो हिंदुस्तान में न कोई जो सियासतदान है वो न मजहब देके न धर्म देके, वो भारत के नागरिक है, यही देखे। जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो गई, यहाँ पर बहुत सारे मेरे मुस्लिम बुजुर्ग शहीद हो गए। आज भी पाकिस्तान के मुसलमान को मारने वाले अशोक चक्र विजेता मुस्लिम है, वो मुसलमान बोल के नहीं लड़े, भारत के फौजी बोल के लड़े और भारत को जिताने के लिए लड़े। क्यों उनको याद नहीं करते? मगर इनको दंगा फसाद फैला के, मजहब में दरार पैदा करके उनको अपनी सियासत रखनी है। आज हमारी बेकारी का मसला है, आज हमारी गरीबी का मसला है, दिन दहाड़े रस्तों पे बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इसके ऊपर आज चर्चा नहीं है। किसान रास्ते पे सोयाबीन को भाव नहीं है, उसके ऊपर बात नहीं करते। बिजली नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं करते। हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, जाओ कोई भी दवाखाने में तुमको दवा नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बात नहीं करते। इलेक्शन जीतने के लिए 2100 रुपए दे तो मेरी बहन को बोले, वो आज 2100 देने की बात नहीं करते। हर चीज में धोखा देके वो चुन के तो आए, मगर वहां से ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, और वो हिंदू मुसलमान की दरार पैदा करके अपनी सियासत का। ये राणा को कल लाया गया, कल ही क्यों लाया गया? आज टीवी खोलेंगे तो 2 दिन पहले टीवी पे हर डिस्कशन, हर चर्चा वक्फ बोर्ड की थी, औकाफ की थी। मगर ये चर्चा जहां के वहां दूर करने के लिए इसी समय क्यों राणा को लाया? भाई ये हमारा तुम्हारी नजर यहां से हटाने के लिए लाया। मैं ऐसे बहुत सारे मिसाल दे सकता हूं, मगर मैं आप सब धूप में बैठे, मुझे रंगा एक बात बोले, वो बात आपसे अदबन गुजारिश करनी है। ये दिमाग में से निकाल दो कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, अपनी लड़ाई है। जो जो हमारे हिंदुस्तान का नागरिक खुद को समझता है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, उन लोगों की लड़ाई है, और ये लड़ाई अपने को जीतनी है। अगर एकजुटी हो तो लड़ाई कैसे जीत सकती? एक ही मिसाल देते, हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ एक कानून बनाया गया, अंबानी अदानी को सामने रखते हुए एक कानून बनाया गया। किसानों ने अपनी जानें दी, रास्ते पे आए, मोदी जैसे मगरूर आदमी को वो कानून वापस लेना पड़ा। हम भी अपने सही रास्ते से जाएंगे, डेमोक्रेसी के रास्ते से जाएंगे,
और मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूँ, डेमोक्रेसी के साथ हम जाएंगे। एक रंगा, एक बसवराज, एक कुंडेकर नहीं मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, मैं आपके दावे के साथ। तो आज कम समय में मुझे बताया गया कि एक मेमोरेंडम देने के लिए अपन ये कह रहे हैं। मैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सरकार को सूझबूझ आए और ये जो डिसीजन लिया है, एक तरफा डिसीजन है, कोई भी बोलता है। पश्चिम महाराष्ट्र मंदिर विकास महामंडल एक अपने पास है, वहां पर हजारों एकड़ जमीन है। मराठवाड़े में औकाफ की जमीन दिखती है, हम निजाम स्टेट में थे, मगर तुम पश्चिम महाराष्ट्र में जाएंगे, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में मंदिर विकास महामंडल है, अपने 10 पट जमीन है और एक कमेटी है जो सियासत में साथ देता है या वो पार्टी वाला होता है, उसको वो कमेटी का चेयरमैन बनाता है। वो जमीन किसको बेचे, कैसे बेचे, पहले उसका हिसाब दे दो, फिर औकाफ की तरफ बात करो। मगर उसके ऊपर वो बोलने को तैयार नहीं है। मंदिर कमेटी में एक भी मुस्लिम नहीं है, फिर औकाफ में क्यों हिंदू चाहिए? है तो सबको मिला के चलने लगा ना। तो मैं आपसे 2 ही मिनट में ये बोलता हूँ कि अपन ये आंदोलन आगे लेके जाएंगे। आंदोलन करने का अपने को शौक नहीं है। कानून जल्दी कल बदल दे तो हम उनका भी आभार मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। देखो किस ढंग से वो चुन के गए वो बात अलग है, मगर लोकशाही में जब कोई बैठता है वो कुर्सी पे, तो उसका भी हम आदर करेंगे। उन्होंने ये डिसीजन चेंज करो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी भी जय जयकार करेंगे, मगर अपने को जरा खंबीर होना चाहिए। हम आज घटना की बात कर रहे, मगर मफाद की बात आती तो घटना कहाँ चले जाती पता नहीं लगता। अब वो इलेक्शन की बात मैं नहीं निकालता, हम बोलते थे तो पागल पटेल है बोलते थे, रंगा पागल है बोलते थे। ये कहाँ पर पारकट्टी गमीली में भी हमको पागल बोले और खड़काली में भी हमको पागल बोले है। हम एक तरह के पागल ही है, अपनी विचारधारा को पक्के रखने वाले हम पागल ही हैं। और आप सब, हम सब मिलके अगर चले तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये कानून उनको बदलना ही होगा। इसके लिए ये रंगा जी जैसे बोले, डॉक्टर साहब क्यों भाई साहब, अपन लोगों में जाएंगे, मुस्लिम भाई हिंदू भाई मिलके अगर हिंदुओं को भी समझाए, बहुत लोग समझने वाले हैं। मैं बहुत लोगों से डिस्कशन करता हूँ, जो गलत उनके सामने रखा जाता है कि ये मुसलमान ऐसे करता है, मुसलमान करता, वो करने वाला हिंदू भी है, वो करने वाला मुसलमान भी है। दाऊद इब्राहिम मुंबई में भी है, मगर वहां पर राणा भी है, दूसरा शर्मा भी है, उसकी चर्चा नहीं। अरुण गवली है, ऐसे बहुत है मगर उसकी चर्चा नहीं होती। तो भाइयों अपन मिलके सबको, डॉक्टर साहब मैं आप सुबह 2-3 हमारे डॉक्टर बंधु आए थे, उन्होंने बोला, मैं जरा कड़वी बात भी किया उनको, मेरी जो खलाल थी दिल में, आप लोगों के ऊपर मेरा भी गुस्सा है, गुस्सा भी है नाना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरा गुस्सा भी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कसम से नाम नहीं लेता। तुम्हारा बोला, मगर मैं एक बात बोलता हूँ, मजाक की बात छोड़िए, ठीक है, मगर असल अपने ध्येय से, अपने उद्देश्य से बाजू को मत हटिए। छोटी छोटी बातों में जाके अपनी असली बात को छोड़ के, आपको क्या दिया क्या लिया वो पूरा खर्चा हो गया, पर इंसानियत को लात मार रहे, इंसानियत को धक्का दे रहे, मजहब को धक्का दे रहे, धर्म को धक्का दे रहे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो उसके खिलाफ अपने को लड़ना है। अपन गली मोहल्ले में जाके 10 लोग आने दो, अपन बात करेंगे। ये गली किसकी है, मुसलमान की है कि हिंदू की है, नहीं देखेंगे। अपन जाएंगे, भाइयों से बात करेंगे, बहनों से बात करेंगे। आज हम 4 लोग दिख रहे हैं क्योंकि बहुत देर कम समय मिला। तो डॉक्टर साहब मैं दावा करता हूँ कि तुम जितने होंगे उतने ही ये विचार के दूसरे भी लोग यहाँ पर होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इससे ज़्यादा न बोलते हुए, जिन्होंने भी ये आज यहाँ पर आने का तय किया,
आगे आए, पहल किया, उनकी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमें करना चाहिए था आपने किया। इसके बाद हमारी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं बोलूंगा कि तुम आगे बढ़ो हम कपड़े संभालते, नहीं, हम आगे रहेंगे, आप हम मिलके ये हमारा जो विशु है उस हासिल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया बसवराज जी पाटिल नागरकर साहब। आज के ये कम समय के लिए तय किया गया धरना आंदोलन, यहाँ पर जितने तवक्कुत थी उसके हिसाब से, जितना कम वक्त मिला था उसके हिसाब से यहाँ पर मुख्तसर तौर पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप सभी का शुक्रिया। बहुत सारे तंजीमें और तमाम सियासी पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके माध्यम से आज का ये धरना आंदोलन रखा गया था। बहुत सारे लोग हम में से हैं जो बोलने के ख्वाहिशमंद हैं। वक्त की कमी है, प्रशासन को हमने 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम दिया था, वो पहले ही प्रोग्राम से पहले डिक्लेयर किया गया था। वक्त कम है, लेकिन जिम्मेदार हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बसवराज जी पाटिल नागरकर साहब से, रंगा राजौरे साहब से, महमूद अहमद खान साहब से, डॉक्टर असगर